नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस की बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं। इससे पहले क्लास नंबर 37 हमने देखी थी, जिसके अंतर्गत प्रश्नों की ही प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो चैप्टर के थ्योरी हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। उसी चैप्टर का आज 38 क्लास नंबर देखेंगे, जिसमें रक्त समूह, वसा, प्रोटीन, विटामिन, रोग, इन पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और प्रश्न जो है हमारे इस चैप्टर के आज जो है वो समाप्त हो जाएंगे। और ये जो है वो प्रश्न हमारे चल रहे थे, इसका चौथा पार्ट जो है वो होगा। टोटल प्रश्न हम 25 यहाँ पर जो है वो देखेंगे। ये आपका मानव शरीर स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण वाला चैप्टर चल रहा है। आज इसकी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हमारा नया चैप्टर अगली वाली क्लास से स्टार्ट होगा। और इससे पहले की सारी चीजें थ्योरी और प्रश्न सब करा चुके हैं। साइंस की अलग से प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आंसर देंगे कि मानव शरीर का रक्त बैंक जो है वो, ब्लड बैंक जो है वो कहलाता है। प्लीहा, यकृत, हृदय, किडनी। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं आपका इन चारों में से, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर यानी कि प्लीहा जो है आपका सही होगा। मानव शरीर जो है उसमें जो प्लीहा है या तिल्ली जो है, ये सभी जो कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनमें आपका पाया जाता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। और लाल रक्त कणिकाएं जो है उनको नष्ट करने का कार्य भी जो है ये करता है। अब उसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है, तो जिसके कारण इसे मानव शरीर का जो रक्त बैंक है इसकी संज्ञा जो है वो दी जाती है। स्थित कहाँ होता है, तो मानव पेट में जो है ये स्थित होता है। अगला आप देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। प्रोटीन, मक्खन, विटामिन, ग्लूकोज। बताइए इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। क्विक एनर्जी जिसे हम जो है वो कहते हैं। प्रोटीन, मक्खन, विटामिन या फिर ग्लूकोज। आंसर की बात करते हैं, आपका यहाँ पर ऑप्शन ग्लूकोज जो है वो सही होगा। ग्लूकोज जो है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये आपका जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसके कारण ये जो है वो तुरंत शक्ति जो है वो प्रदान करता है। और ग्लूकोज जो है ये आपका स्वाद में अगर बात करें तो मीठा होता है और सजीवों की कोशिका के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी होता है। तो आप इस चीज को ये भी ध्यान रख सकते हैं, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इनमें से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। फीमर, मैलियस, स्टेपीज या फिर इनकस। बताइए कौन सा सही होगा। सबसे छोटी हड्डी प्रश्न में पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका स्टेपीज जो है वो सही होगा। ये क्वेश्चन काफी बार मैंने आपको कराया है। पाई कहाँ जाती है, तो कान के मध्य में जो है ये पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कान के मध्य में। और ये जो है, जो आसपास का टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर कह लीजिए, आसपास का जो वातावरण होता है उसकी ध्वनि के अनुसार जो है वो कंपन करती है। ये कंपन करती है और उसी कारण से आप कह सकते हैं जो हमें वातावरण की आवाज है वो जो है वो सुनाई देती है। तो स्टेपीज पूछा जाता है इसी प्रकार से है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग जो है वो हो जाता है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ये तो क्वेश्चन आपने काफी बार करा भी है। बिल्कुल आपका आयोडीन जो है यहाँ पर सही होगा। आयोडीन जो है वो अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो उसका प्रभाव देखने को क्या मिलता है, जो थायराइड होता है, थायराइड जो ग्रंथि है आपकी, ये होती कहाँ पर है। थायराइड ग्रंथि जो है ये आपके जो गले का भाग होता है वहां पर आपको देखने को मिलती है। तो थायराइड जो ग्रंथि होती है इसकी कमी से क्या होती है, सूजन आ जाती है। इसकी कमी से जो है वो सूजन आ जाती है। और जिसका कारण क्या प्रभाव क्या देखने को मिलता है, या जिसके कारण जो स्टेम सेल होती हैं, स्टेम सेल, इनका अनियंत्रित जो है वो विकास होता है। ये जो है आप कह सकते हैं इसका प्रभाव देखने को मिलता है जब थायराइड ग्रंथि जो है उसमें
कमी देखने को मिलती है। तो अनियंत्रित जो है वो विकास होता है। और जो गले की ये जो सूजन होती है, यही आपका जो घेंगा रोग है, इसकी पहचान को जो है वो दर्शाता है। और ये रोग आपका जो बर्फीले या उन स्थानों पर ज्यादा देखने को मिलता है जहां पानी में नमक की मात्रा जो है वो कम होती है। तो ये आपका आयोडीन जो है वो सही होगा। पांचवा प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो हम आपको ट्रिक बता चुके हैं काफी बार, अब किसी का गलत नहीं होगा। बताइए कौन सा सही होगा, ए, डी, के या बी एंड सी? तो जब वसा में घुलनशील विटामिन की बात होगी तो आप जानते हैं कि के कीड़ा जो होता है, के ई डी है, ये चार जो विटामिन होते हैं वो आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और बाकी जो बचे हैं वो आपके वसा में घुलनशील। तो बी और सी बचा, यानी आंसर आपका डी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। विटामिन बी और सी जो है ये आपके, अच्छा प्रश्न में नहीं पूछा गया ना, अरे यहाँ पर ये आंसर तो यही होगा एक्चुअल में, तो बोल मैंने थोड़ा सा अपोजिट दिया कि वसा में जो घुलनशील है अगर उनकी बात करें तो वसा में जो आपका कीड़ा है ये जो है वो आपका घुल जाता है और बाकी जो बचे हैं वो नहीं घुलते हैं। और प्रश्न में ये पूछ रहा था कि कौन सा नहीं है, तो इसलिए आपका बी और सी जो है वो सही होगा, क्योंकि वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो ये के ई डी ए केवल होते हैं, बाकी कोई नहीं होता है। तो बचे आपके बी और सी, इसलिए आपका आंसर डी वाला यहाँ पर सही होगा। तो वसा में घुलनशील आपको याद रखना है कीड़ा, और बाकी जो बचे हैं बी और सी वो आपके जल में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत आते हैं। लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर, जल में घुलनशील। अगला देखते हैं छठा प्रश्न, रक्त समूह ओ जो है वो कहलाता है सार्वजनिक दाता, सार्वजनिक ग्रहणकर्ता, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसे क्या कहते हैं? तो ओ जो होता है ये किसी को भी जो अपना ब्लड है वो जो है वो दे सकता है, तो इसलिए दाता के रूप में हम इसे सार्वजनिक दाता की संज्ञा जो है वो देते हैं। रक्त समूह जो है वो ओ। सार्वजनिक ग्रहणकर्ता जो है ये किसे कहते हैं? तो ब्लड ग्रुप जो ए बी होता है इसे जो है वो सार्वजनिक ग्रहणकर्ता के रूप में जो है वो जाना जाता है, या सार्वजनिक ग्राही भी जो है आप कह सकते हैं। रक्त समूह जो है इसके संदर्भ में ये क्वेश्चन आता है कि इसकी खोज जो है वो किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर जो है उनके द्वारा जो है वो की गई थी। कब की गई थी? सन 1900 के आसपास की गई थी। सन इतना जल्दी नहीं पूछा जाता है, और नाम जरूर जो है इनका पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न सातवां, कि टाइलिन एंजाइम का संबंध जो है वो किससे होता है? आंतरीय रस, जठर रस, लार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका लार यहाँ पर जो है वो सही होगा। लार सदैव जो है, जो लार ग्रंथियां होती हैं उससे जो है वो निकलती है, उसी से जो है वो स्रावित होती रहती हैं। और इनमें लगभग 98% तक जो है वो जल होता है, और बाकी जो बचा 2% है इसमें आपके अन्य पदार्थ आते हैं। और टाइलिन एंजाइम जो है वो भी इसी में ही जो है वो आ जाता है। काम क्या होता है इसका? तो जो मंड होता है इसको ये शर्करा में बदलने का काम जो है वो करता है। और जो म्यूसिन होता है जिसको हम कहते हैं लुगदी, म्यूसिन जो होता है जिसको हम लुगदी कहते हैं, इसको जो है ये चिकना बनाने का काम भी जो है वो करता है। जैसे आप रोटी खाते हैं, तो रोटी बहुत देर तक जब आप चबाते हैं तो रोटी क्या लगती है? मीठी लगने लगती है। तो वो इसी का रीजन हो जाता है। तो रोटी अधिक देर तक चबाने पर आपको मीठी लगती है, उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? तो लार से है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आठवां प्रश्न, इंसुलिन एक प्रकार का है, हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है या फिर नमक है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इंसुलिन के बारे में हमने इससे पहले भी बताया था, आप किसी का गलत जो है वो नहीं होगा। साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, लाइक जरूर करते रहिएगा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आंसर होगा। आंसर की बात करते हैं तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। मैंने बताया था इंसुलिन अग्नाशय के अंतः जो भाग लैंगर हैंस की जो दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं होती हैं
उनसे स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन होता है। और रासायनिक दृष्टि से तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करने का काम भी करता है। आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है मानव शरीर का रक्त बैंक, ये तो हमने क्वेश्चन देख ही लिया था, तो ये आपका प्लीहा जो है आपका सही हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा जो है वो होता है, तो उसका नाम आपसे पूछा गया है कि क्या होता है। कोलेजन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, केराटिन, कौन सा इनमें से सही होगा। तो बताइए, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है, उस प्रोटीन का नाम जो है वो क्या है। कोलेजन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या फिर केराटिन, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ऑप्शन सी वाला जो है ये जो है वो सही होगा। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा जो है वो होता है। हीम आपका जो है वो लाल रंग का होता है। हीम जो है वो आपका लाल रंग का जो है वो होता है, और जो ग्लोबिन है इसी हीमोग्लोबिन में, हीम को हमने अलग किया, वो लाल रंग का होता है। जो ग्लोबिन है इसको आप अगर देखेंगे, ग्लोबिन जो है ये आपका प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार से आप कहेंगे हीमोग्लोबिन। और करता क्या है, मैंने बताया था ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से मधुमेह के लक्षण जो है वो नहीं है। बहुत प्यास लगना, सांस की कमी, थकान महसूस करना, वजन घटना, लक्षण नहीं है आपको बताना है। होता कब है मधुमेह, जब मूत्र में ग्लूकोज की जो मात्रा है वो 300 से 500 mg प्रति ml जो है ये आपकी जो है वो हो जाती है, तो उसे हम मधुमेह जो है वो कहते हैं। लक्षण में अगर देखेंगे तो सबसे पहला और सामान्य लक्षण होता है मूत्र में शर्करा जो है उसकी उपस्थिति। चेक चेक कराया जाता है ना, उससे ही निकल के आ जाती है वैल्यू। और रुधिर में शर्करा की अधिक मात्रा, कई बार मूत्र के लिए जाना, अधिक भूख और प्यास लगना, शरीर का वजन कम होना, कमजोरी महसूस करना, सांस की कमी, ये सब सांस की कमी नहीं, बाकी जितने बताए वो सभी इसके लक्षण है। पर प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा लक्षण नहीं है, तो सांस की कमी जो है ये लक्षण जो है वो नहीं है। तो बी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, बाकी सभी लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कहीं अगर आप बच्चे वगैरह को दिखाने ले जा रहे हैं तो वहां पर ये आपको देखने को मिलता है पीडियाट्रिक्स, ये शिशु रोग जो है उससे संबंधित होता है। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगर आप किसी बड़े अस्पताल में जाएंगे तो उसमें हर जो विभाग होता है उसके बाहर लिखा रहता है, जैसे अस्थि रोग है तो उससे संबंधित अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो आपको बाहर विभाग का जो भी गेट होता है, यानी कि पर्टिकुलर जैसे पूरे अस्पताल में अलग अलग बने होते हैं विभाग, तो उस गेट पर आपको लिखा दिखाई देगा, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 कि ताप या ज्वर को कम करने के लिए इनमें से कौन सी दवा का इस्तेमाल जो है वो होता है, बताइए। ट्रंक्विलाइजर, एनेस्थेटिक, एंटीपायरेटिक्स या फिर एंटीहिस्टामिन्स, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर एंटीपायरेटिक्स जो है वो सही होगा। एंटीपायरेटिक्स जो है एक ज्वर नाशक दवा जो है वो होती है, और यही प्रश्न पूछा गया था, ताप या ज्वर को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है। जो ट्रैंक्विलाइजर जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं, ये आपका एक शांतिदायक दवा होती है, शांतिदायक दवा। इसका यूज किया जाता है जैसे कोई चिंता वगैरह आपको ज्यादा हो रही है, आपको तनाव हो रहा है, मानसिक अशांति है, इस संबंध में कोई बीमारी है, तो वहां पर ट्रंक्विलाइजर जो है वो दिया जाता है। जो सेकंड वाले ऑप्शन में आप एनेस्थेटिक देख रहे हैं, ये वाला एनेस्थेटिक, इसकी बात करें तो ये निश्चेतक दवा होती है, और आंसर आपका तो थर्ड वाला ही होगा, तो वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अगला देखते हैं 14 प्रश्न, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। विटामिन सी, ए, बी12 या विटामिन डी, बताइए किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। किण्वन को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन जो है हम कहते हैं। तो ये जो है इसके द्वारा उत्पादित पहला विटामिन जो है वो है आपका विटामिन सी। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
और किण्वन जो है प्रक्रिया में कुछ कवक होते हैं जिन्हें हम खमीर कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। शर्करा, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज आदि जो बड़े अणु होते हैं उनकी वायु के उपस्थिति में अपघटित करके अल्कोहल भी जो है वो बनाते हैं। तो आप इस चीज को भी यहाँ से समझ सकते हैं कि मदिरा उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न प्रक्रिया में जो है यहाँ पर यूज में लाया जाता है इसको। अगला देखते हैं आपका 15 प्रश्न कि इनमें से कौन सा अग्र मस्तिष्क जो है उसका हिस्सा जो है वो नहीं है। मेडुला, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कौन सा सही होगा। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा जो है वो नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जो मेडुला है ये आपका जो है वो सही होगा, क्योंकि ये आपका पश्च मस्तिष्क जो है उसका जो है वो भाग होता है। पश्च मस्तिष्क जो है उसका भाग होता है, तो इसलिए आपका मेडुला यहाँ पर जो है वो नहीं होगा। अगला देखते हैं आपका 16, इनमें से प्लेग के उपचार में किस दवाई का यूज किया जाता है। क्लोरोमाइसिटिन, आइसोनिजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एड्रेनलिन, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग जो है वो होता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो सही होगा। प्लेग जो है आपकी एक छुआछूत की बीमारी होती है और होती किस जीवाणु से है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जीवाणु से होती है। उसके बाद किस से होती है, जीवाणु का नाम क्या है, तो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जो जीवाणु होता है उससे जो है वो होती है। पास्चुरेला पेस्टिस, नाम ध्यान रखिएगा, पास्चुरेला पेस्टिस। और दूसरी चीज यहाँ पर याद ये रखिएगा कि ये जो है वो जीवाणु से होती है। और अगर संक्रमण देखें या जैसे फैलाने का काम कौन करते हैं तो चूहों जो होते हैं उन पर पाए जाने वाले जो पिस्सू होते हैं उनसे होता है इनका संक्रमण। क्योंकि जो पिस्सू होते हैं इनके शरीर पर जो प्लेग के बैक्टीरिया हैं वो रहते हैं। प्रभाव क्या देखने को मिलता है, इससे रोगी को तेज बुखार जो है वो आता है, गर्दन और हाथों में गिल्टियां निकल आती हैं। और उपचार के लिए अगर बात करें तो जो प्रश्न में पूछा गया था तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये दवा जो है वो दी जाती है। अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न एडवांस लेवल पर बनने लगे हैं, आपसे नाम ना पूछ करके उनमें दी जाने वाली दवाई का नाम पूछा जाता है। कई बार किस अंग पर प्रभाव डालते हैं उस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। 17 प्रश्न विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है। टोकोफेरॉल, बायोटिन, कैल्सीफेरॉल या फिर नेपियाक्विनोन। यहाँ पर था होना चाहिए नेफ्था, वैसे ऑप्शन तो वो है भी नहीं सही पर फिर भी आपका ये नेप्थाक्विनोन होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है। आंसर की बात करते हैं तो आपका टोकोफेरॉल जो है वो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल और इसी को ही हम बांझरोधी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। बांझरोधी विटामिन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसकी कमी से क्या प्रभाव देखने को मिलता है, तो मैंने आपको बताया था कि जनन क्षमता जो है उससे उसमें जो है वो कमी देखने को मिलती है। होता किसमें, तो मुख्यतः दूध, अंकुरित गेहूं, हरी सब्जियां, इनमें जो है वो पाया जाता है। 18 आपका प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में जो है वो बनती हैं। यकृत, अस्थिमज्जा, वृक्क, हृदय, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार पूछा जाता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका अस्थि मज्जा जो है ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन वाला। मनुष्य में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो चपटी होती हैं और गोल और दोनों ओर से बीच में दबी हुई होती हैं, जिसको हम एक नाम देते हैं और वो नाम होता है उभयावतल। केंद्रक जो है इसमें नहीं होता है। एक स्वास्थ्य जो मनुष्य है उसके शरीर में इनकी जो संख्या है लगभग 45 से 50 लाख प्रति एमएम के आसपास होती है और जीवन अवधि लगभग 120 दिन की। और निर्माण जो प्रश्न में पूछा गया वो अस्थि मज्जा जो है इसमें इंग्लिश में इसे बोन मैरो जो है वो कहते हैं। वैसे मैंने तीनों में अंतर पिछली वाली शायद क्लास में बताया था। तीनों में अंतर इन द सेंस कि तीनों के बारे में पॉइंट सारे मैंने क्लियर किए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। अगला देखते हैं, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। हृदय, फेफड़े, प्लीहा या वृक्क, बताइए कौन सा सही होगा। मलेरिया आपको मैंने बताया था कि प्लाज्मोडियम के जो प्रोटोजोआ परजीवी है उसके माध्यम से जो है वो फैलता है। और प्रभावित अगर बात करें, अच्छा वाहक कौन होता है, तो वाहक आपका मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है।
जो कि मलेरिया जो परजीवी है उसका वाहक होता है। और अंग कौन सा प्रभावित होता है, तो प्लीहा जो है वो प्रभावित होता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जब मच्छर काटता है तो उस पर मलेरिया जो परजीवी होता है वो लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है उनमें प्रवेश करके मल्टीप्लाइड होना शुरू हो जाता है, बहुगुणित होता है। अब जिससे क्या होता है, एनीमिया के लक्षण जो है वो सामने आने लगते हैं। फिर मलेरिया का उपचार किससे होता है, तो सिनकोना जो वृक्ष है उसकी छाल कुनैन से जो है वो होता है। शॉर्ट में सिनकोना के लिए कुनैन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और प्लीहा पर फर्क क्या पड़ता है मलेरिया से, तो जो प्लीहा है इसका जो साइज होता है, आकार जो होता है प्लीहा का, उसके आकार में जो है वो वृद्धि होती है। अब जब आकार में वृद्धि होने लगती है तो इसके कारण जो है इससे उसमें दर्द होने लगता है, तो ये जो है इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। 20 प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। सबसे छोटी हमने स्टेपीज देखी थी, तो बताइए स्कंधास्थि, हसली, टिबिया, उर्विका, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है वो उर्विका जो है वो सही होगा। अब आप कहेंगे ये उर्विका तो मैंने आज तक सुना भी नहीं है। एक्चुअल में इसी का नाम जो है वो फीमर है। फीमर आपने अवश्य जो है वो सुना होगा। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जिनके नाम जो है वो दूसरे नाम दे दिए जाते हैं। जो मनुष्य में पैर की हड्डी होती है ना, वो आपकी ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांग और पैर में बटी होती है। तो जांग में एक हड्डी होती है आपकी फीमर, जिसको हम कहते हैं उर्विका। ये शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है, सबसे बड़ी अस्थि होती है। और जांग में ही आपका टिबिया और किबुला नामक दो हड्डियां भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी, जो आपका ये तो ऑप्शन में एक दे रखा है टिबिया वाला, ये और आपकी एक किबुला, ये दो हड्डियां भी पाई जाती हैं। और जबकि जो पैर के तीन भाग होते हैं उसमें गुल्फ, तलवा और पादा अंगुलिया जो है, ये तीन आपको भाग देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो पूछा जाता है वो सीधे सीधे आप याद रखिएगा, फीमर जो है आपका यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 21 प्रश्न, सर्वग्राही कौन सा जो है वो रक्त समूह है। तो ये अभी मैंने बताया था, सर्वदाता वाला क्वेश्चन एक आया था, तो वहां पर सर्वग्राही भी मैंने बताया। और ए बी या ओ में आपका ए बी आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा, जो कि सर्वग्राही रक्त समूह में जो है वो आता है। और सर्वदाता आपका ओ होता है। किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है। अग्नाशय, यकृत, वृक्क या छोटी आंत, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। किस अंग के भीतर पित्ताशय जो है वो स्थित होते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो यकृत आपका जो है ऑप्शन सही होगा। यकृत जो मानव शरीर है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। वजन इसका लगभग 1.5 से 2 किलो के ग्राम के मध्य जो है आपको देखने को मिलता है। और उधर जो गुहा होती है ना, उसके ऊपरी भाग में दाहिनी ओर जो है ये स्थित होती है। और जो प्रश्न में पूछा है पित्ताशय, तो जहां पर इसकी स्थिति है, इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है, इसको हम कहते हैं पित्ताशय। तो यकृत द्वारा जो भी आपका स्रावित पित्तरस होता है वो इसी पित्ताशय में जो है वो संचित होता है। इस प्रकार से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगला देखते हैं आपका 23 नंबर प्रश्न, मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है। इसकी खोज करने वाला पहला कौन था। एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, ग्रेगर मेंडल, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका विलियम हार्वे जो है यहाँ पर सही होगा। मनुष्य में आप कहेंगे जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने जो है वो की थी। और ये जो तंत्र है यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र, उसमें मुख्य संवहनी पदार्थ रुधिर या रक्त जो है आपको देखने को मिलता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है उसके भी दो टाइप होते हैं, एक आपका होता है खुला और एक होता है आपका बंद। खुला और एक आपका बंद। तो पूरा नाम है खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इसमें जो रुधिर परिसंचरण है, यानी कि इसके एग्जाम्पल में उसमें तिलचट्टा, कीट, मकड़ी, ये सब आते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र जो है इसमें होता क्या हो, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो है जो रुधिर की बंद नलिकाएं हैं उसमें जो है वो रुधिर बहता है, इसलिए इसका नाम बंद पड़ा है। इसमें रुधिर जो है वो अधिक दाब और अधिक गति से बहता है। मनुष्य में अगर बात करें तो सबसे आपको एक ही एग्जाम्पल दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले, कि बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात होगी तो मनुष्य में ये देखने को मिलता है।
एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपके खुला वाले के बताया तिलचट्टा वगैरह, तो वहां से क्वेश्चन जो है आपके आते हैं, जो कि हम थ्योरी वाले पार्ट में आपको सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। सेकंड लास्ट प्रश्न है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? सिस्टोलिक बल, परिधीय प्रतिरोध, हृदय निर्गम, इनमें से सभी। कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? रक्तचाप इन सभी चीजों पर निर्भर करता है, इनमें से सभी आपका जो है वो सही होगा, क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जो है, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलती है ना। हिंदी में हम कहते हैं प्रंकुचन दाब, और जो डायस्टोलिक होता है उसको हम कहते हैं प्रसारण दाब। और अगर नॉर्मल आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 जो है वो ये होता है औसत। अब इसमें जो 120 वाला होता है, ये आपका प्रंकुचन जो है वो दाब होता है, जिसको हम कहते हैं आपका सिस्टोलिक प्रेशर। तो ये आपका सिस्टोलिक होता है। और जो 80 वाला होता है, ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इस प्रकार से आपका दोनों में बटा होता है। जो आपका डॉक्टर होता है, नापता जिससे है आपका ये रक्तचाप या ब्लड प्रेशर या बीपी जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्फेग्नोमैनोमीटर जो है, उससे जो है वो मापा जाता है। आप देखते हैं ना, इस तरीके से एक लंबा लंबा होता है, उसमें एक सुई टाइप की, कांटा टाइप का होता है, वो एयर से जो है वो दबा कर उसको भरते हैं, तो इसमें से सुई ऊपर धीरे धीरे उठती है। आप डायरेक्ट या तो सर्च कर दीजिएगा स्फेग्नोमैनोमीटर गूगल पे, आपको वो मशीन ही देखने को मिल जाएगी। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, और ये चैप्टर आज हमारे यहाँ पर समाप्त हो गया है। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है, अवश्य ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो, लाइक अभी तक ना किया हो, सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। तो लास्ट प्रश्न है हमारा, फेलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता क्या है? चार ऑप्शन है, ट्यूबेक्टो ट्यूबेटेक्टोमी, वेसेक्टोमी, स्टरलाइजेशन या फिर हिस्टेरेक्टोमी। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पहले ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, ट्यूबेक्टोमी। ये आपका ऑप्शन सही होगा। एक्चुअल में इसमें जो ट्यूब वर्ड है, इसको अलग लिखा जाता है। इसको हम यहाँ पर इसको हटा के लिख भी देते हैं। ट्यूब यहाँ पर जो है वो अलग लिखा जाता है इस प्रकार से, और एक्टोमी जो है ECTOMY, तो ट्यूब एक्टोमी इस तरीके से आपको जोड़कर हिंदी में यहाँ पर दिया जाता है। ये यूज किस लिए होता है? तो महिलाओं में गर्भ निरोधन का स्थायी तरीका जो है इसके रूप में होता है। ट्यूबेक्टोमी जो है, इसके बाद जो बनने वाला अंडाणु होता है वो गर्भाशयी जो नाल होते हैं उनमें पहुंचकर खंडित हो जाता है। तो ए वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? रेबीज, या फिर हाइपरमेट्रोपिया, या फिर ल्यूकेमिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। जो आप ये वीडियो थ्योरी वाइज देख रहे हैं सुपर टेट के लिए, इसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है, और एक और प्रश्नों को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इसकी लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।